आज जो हमारा चैप्टर है वो है सेल को लेकर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं ना। अभी तक हमने लगभग कितने चैप्टर्स पढ़ लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, लंग्स का पढ़ लिया, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। और जबकि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थी? हमारे यहाँ से करनी चाहिए थी, क्योंकि सेल से ही ये सारे सिस्टम बनते हैं। हमारी बॉडी 11 अलग अलग प्रकार के सिस्टम के से बनती है और चलती है। जैसे इस देश को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री पूरे देश को चला रहा है। हर पूरे देश को अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइड करा गया है ना। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कोई रक्षा मंत्री वो है, कोई फाइनेंस वो है, सिक्योरिटी की है, अलग अलग तरीके की बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं और उनका एक मुखिया है। वो सब जब एक साथ काम करते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। क्या उद्देश्य है उनका? कि हमारा देश तरक्की करना चाहिए, हमारा देश प्रोग्रेस करना चाहिए। उन सब का एक एम है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर को भी 11 अलग अलग प्रकार के सिस्टम चलाते हैं। जैसे आप 2-4 डायग्राम तो यहाँ देख ही रहे हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम का है, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, और पीछे हम देख रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये ऐसे आपने कितने देखे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टोटल मिलाकर, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, हार्मोन्स का भी है, तो ऐसे मिलाकर हमारे 11 सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी को चलाने का काम करते हैं। इन 11 सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? एम क्या है? कि हम बॉडी को 100% स्वस्थ रख सकें, है ना। ये जो मेरी बॉडी है, या किसी का भी शरीर है, वो 100% स्वस्थ है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। इसका मतलब उसकी बॉडी के 11 सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। और बीमारी कैसी है? बीमारी को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या केवल मैं आपको हेल्दी नजर आ रहा हूं तो मैं हेल्दी हूं, या मैं हट्टा कट्टा हूँ, बॉडी भी ठीक है, वेट भी ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई खराबी नहीं है, बाल भी ठीक है, बाल नहीं उड़ रहे हैं, तो मेरे देखने से यानी कि मैं स्वस्थ हूँ? तो नहीं। न केवल फिजिकल लेवल पर, मैं मेंटल लेवल पर भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि मेरा नेगेटिव दिमाग है, मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत सारे लोग जो दिखने में स्वस्थ होते हैं, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर बीमार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आप लोग देखते हैं कि कोई सुसाइड कर लेता है, दिखने में तो बहुत सुंदर है, हट्टा कट्टा सब कुछ है, लोग उसे आइडियल बनाकर रख रहे हैं, और पता चला कि किसी दिन अखबार में उनकी न्यूज़ आ जाती है कि उन्होंने सुसाइड कर ली। तो यानी कि क्या हुआ? वो शारीरिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन मेंटल लेवल पर वो बीमार है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि व्यक्ति स्वस्थ तब है जब वो मेंटल लेवल पर स्वस्थ है, जब वो फिजिकल लेवल पर स्वस्थ है, जब वो सोशल लेवल पर स्वस्थ है। सामाजिक रूप में भी आपको स्वस्थ होना जरूरी है। इसे हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी कह लेते हैं, या हम सोशल भी बोल लेते हैं, है ना। तो सोशल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर आप स्वस्थ हैं तो आप 100% स्वस्थ हैं। और इन तीनों के लिए भी हमारे 11 सिस्टम जिम्मेदार हैं। यानी कि वो 11 सिस्टम जब काम कर रहे होंगे, अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे, तो फिर हम हेल्दी होंगे। और 11 में से कोई भी सिस्टम अगर आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो आप बीमार होंगे ही होंगे। अब ये 11 सिस्टम किन से बनते हैं? हमारे ऑर्गन से बनते हैं। हम पिछला अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़कर आए हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कितने ऑर्गन से बना? बहुत सारे ऑर्गन से बना, जिनमें से हमने देखा कि माउथ एक ऑर्गन है, इसोफेगस एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, पैंक्रियाज एक ऑर्गन है, और गॉल ब्लैडर अपने आप में एक ऑर्गन है। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गन है। अलग अलग ऑर्गन क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, है ना, सिस्टम बनाते हैं। अब उन ऑर्गन का क्या काम था? उन ऑर्गन का काम है कि जो हमारे पास सिस्टम की जिम्मेदारी है, हम उसे प्रॉपर तरीके से करें। यानी कि ऑर्गन्स का क्या काम है? कि हमने जो कुछ भी खाना खाया उसे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए जो भी केमिकल, जो भी एंजाइम, जो भी हार्मोन, जो भी कुछ चाहिए, वो सभी ऑर्गन की जिम्मेदारी थी। पैंक्रियास की अपनी जिम्मेदारी थी। वो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नहीं बनाता तो क्या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करता? नहीं करता। केवल गॉल ब्लैडर अगर बाइल जूस नहीं बनाता तो क्या मेरा फैट ठीक से डाइजेस्ट हो पाता? नहीं हो पाता।
मेरे मुंह के अंदर जो सलाइवा है, उस सलाइवा में जो टाइलिन है, अगर वो ही काम नहीं करती तो क्या होता, मेरा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता। अगर मेरे पेट में जो HCl है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता तो HCl का pH नहीं ठीक होता, और pH ही नहीं ठीक होता तो वो पैप्सिनोजन पैप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता। यानी कि सबका अपना अपना काम है। और जब सभी ऑर्गन, जब सारे के सारे ऑर्गन सही तरीके से अपना काम करते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो वह सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है ना। तो एक सिस्टम किस पर आधारित है, ऑर्गन पर आधारित है। हमारा शरीर किन पर आधारित है, 11 सिस्टम पर आधारित है, और 11 सिस्टम अपनी अपनी ऑर्गन्स पर आधारित है। अब ऑर्गन के लिए क्या है, ऑर्गन कैसे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं। ये टिश्यूज क्या है, जैसे आपने गॉल ब्लैडर का शेप देखा हो, गॉल ब्लैडर को हम इस तरीके से बना देते हैं, है ना, ये क्योंकि ये घुमावदार है, इस तरीके से हमारा गॉल ब्लैडर होता है। लिवर का शेप आपने देखा होगा तो इस तरीके का है ना। पैंक्रियास का हमने शेप बनाया था, इस तरीके के बनाया था, है ना। तो ये पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर अलग अलग शेप के हैं। तो ये अलग अलग शेप के किस वजह से हैं कि अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बनते हैं। किससे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बनते हैं, यानी कि उत्तक से बनते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बनते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे चोंच है, यहाँ प्लेन है, यहाँ पर नीचे दबा हुआ है, ये तो एक करेले की तरह है। तो इनकी बनावट किसकी वजह से, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बनते हैं, है ना। अगर मेरी स्किन की बात करें तो ये अलग प्रकार का टिश्यूज होगा, मेरी नाक की बात करें तो नाक में चोंच है तो अलग प्रकार के टिश्यूज होंगे। और ये टिश्यूज किससे बनते हैं, ये अलग अलग प्रकार की सेल से बनते हैं, सेल से बनते हैं। टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो ये टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो सेल प्लस सेल क्या बनाया, टिश्यूज बनता है, और टिश्यूज प्लस टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन प्लस ऑर्गन हमारा सिस्टम बनता है। तो कायदे से तो हमें सबसे पहले जो अपने कोर्स की शुरुआत कहां से करनी चाहिए थी, सेल से करनी चाहिए थी। लेकिन सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना जरूरी था। तभी मैंने उदाहरण दिया आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो एक हमने सबसे महत्वपूर्ण जो सिस्टम है 11 में से, उसको हमने सबसे पहले कवर करा, बेसिक में कवर करा, और इसको हमने क्या ले लिया, एडवांस में ले लिया, कि हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को समझ लेते हैं, उसके ऑर्गन्स की जानकारी ले लेते हैं, फिर हम सेल को बाद में समझाएंगे, है ना। तो सेल, हमारी सेल इस तरीके की, अगर मेरी सेल की बात करें, चूंकि मैंने आपको बताया नाक कैसी है, थोड़ी नुकीली है, स्किन कैसी है, थोड़ी चपटी है, गाल थोड़े से मेरे मुलायम हैं, तो कैसे, अगर मैं सेल का डायग्राम इस तरीके से बनाता, मैं सेल का डायग्राम इस तरीके से बनाता, मैं सेल का डायग्राम ऐसे बनाता, मैं सेल का डायग्राम ऐसे बनाता, ये चारों ही तरीके के सेल के डायग्राम बिल्कुल सही थे। ऐसा नहीं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेल का डायग्राम बनाओ, आपने ऐसे बना दिया तो ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसा तो बना ही हुआ है आपके सामने, ऐसा तो बना हुआ है। इस प्रकार का जो सेल का डायग्राम होगा वो न्यूरॉन्स का होगा। नर्वस सिस्टम भी हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम की जो सेल होंगी वो इस तरीके की होंगी। हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स क्या है, वो सेल है, तो वो कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर मैं नाक की बात करूंगा तो मेरी नाक की सेल ऐसी होगी, मेरी स्किन की सेल ऐसी होगी। तो ये सेल का डायग्राम चाहे आप ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, कैसे भी बनाएं, वो सारे डायग्राम सही होंगे। केवल इनके अंदर की चीज होनी चाहिए। ये जो अंदर की चीजें हैं ये सबके अंदर सेम होंगी, है ना। ये जो अंदर की चीजें हैं वो सबके अंदर सेम होंगी। बाकी आप डायग्राम कैसा भी बना सकते हैं। अंदर की कौन कौन सी चीज, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल का मतलब ये है कि सेल के अंदर कैसे काम होता है। तो कौन कौन से, इनको हम बोलते हैं, जब बॉडी के छोटे छोटे ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियास, ये क्या है, ऑर्गन है। और हम बात कर रहे हैं सेल के ऊपर लेवल पर, तो सेल बहुत छोटी संरचना है, बहुत छोटी संरचना है जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि आपको सेल नहीं दिखाई दे रही, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गन दिखाई दे रहा है।
आपको ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, सेल दिखाई नहीं दे सकती। सेल कितनी छोटी होती है, अगर मैंने ये डॉट लगाया, ये डॉट आपको तो भी दिख रहा होगा, इस डॉट से भी छोटी आकार की हमारी सेल होती है ना। तो कितने सेल से हमारा शरीर बना हुआ है? 10,000 करोड़ सेल से हमारा शरीर बना है। कितनी सेल है? यानी कि अगर मैं 10 लिखूं यहां पर और इसके आगे 32 जीरो लगा दूं, कितनी जीरो? 32 जीरो मैं यहां लगा दूं, और ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये एक अंदाजा है कि इतनी सेल से हमारा शरीर बना होगा, कि जब मैं 10 लिखूं और 10 लिखने के बाद 32 जीरो लगा दूं, तो लगभग इसको बोलते हैं 10,000 करोड़ सेल्स बोलते हैं, कि लगभग इतने सेल से हमारा शरीर मिलकर बनता है। 10,000 करोड़ है ना। तो इसकी कल्पना अगर हम करें तो ये छोटी सी डॉट भी बड़ी है हमारे सेल से। तो सेल बहुत छोटे आकार की होती है। सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल एक जैसा होगा। जैसे घर छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, आलीशान बंगले भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन उन सबके अंदर कॉमन चीज क्या होगी? चाहे वो छोटा घर हो, मीडियम हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, उन सब के अंदर एक किचन तो होगी ही होगी, एक आपके ड्राइंग रूम होगा, आपका बैठक होगी उसके अंदर, एक उसके अंदर आपका बेडरूम होगा, और वॉशरूम तो होगा ही होगा। चाहे वो घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, किचन और बाथरूम तो होंगे ही होंगे। एक बेडरूम होगा जिसमें सोते होंगे लोग, चाहे वो बहुत बड़ा घर हो चाहे वो छोटा सा हो। तो इसी प्रकार सेल के डायग्राम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो अंदर की चीजें हैं वो सब में बराबर होंगी। अब उसमें ये हो सकता है कि बहुत बड़ा घर है तो उसमें 10 बाथरूम होंगे, छोटा सा घर है तो एक ही होगा, बहुत बड़ा घर है तो 3-4 किचन बना दी होंगी उसमें, कि भाई आदमी इधर से आएगा इधर से भी पका लेगा, उधर से आएगा उधर से पका लेगा। लेकिन छोटा रूम होगा तो छोटा घर होगा तो एक ही किचन होगी, लेकिन होगी सबके अंदर, है ना। तो हमारे शरीर के लिए सिस्टम काम करते हैं, सिस्टम के लिए ऑर्गन काम करते हैं, और ऑर्गन के लिए टिश्यूज, और टिश्यूज हमारे सेल से मिलते हैं, है ना। तो सेल के अंदर के, जब हम सिस्टम के अंदर की बात करें तो ऑर्गन्स की बात करते हैं, सेल के अंदर भी अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं। सेल के अंदर भी हम सेल की कल्पना कर रहे हैं, ये डॉट की, इस डॉट से भी छोटी सेल है, इसके अपने अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इन ऑर्गेनल्स को हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, है ना, ये वेसिकल्स बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और सेंट्रोसोल है ना, माइट्रोक्यूल्स है, बहुत छोटी सी सेल मेम्ब्रेन है, अलग अलग प्रकार के बहुत छोटे ऑर्गेनल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। ऑर्गन्स नहीं बोलते, ऑर्गन्स तो बड़े स्ट्रक्चर के हो गए, ये है सेल से भी छोटे। अब सेल के अंदर है तो सेल से छोटे ही होंगे, तो सेल के छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनल्स ही सेल के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने कई बार आपको बोला कि आदमी श्वास नहीं लेता है, आदमी श्वास नहीं लेता, श्वास कौन लेता है? हमारी सेल श्वास लेती है, हमारी सेल श्वास लेती है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़कर आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जब ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं तो ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाता है? सेल के पास लेके जाते हैं। इस सेल के पास जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है, इसके अंदर ऑक्सीजन जाती होगी, जैसे ही ऑक्सीजन जाती है इसकी क्रिया शुरू हो जाती है। इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? ग्लूकोज है। इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इस तरीके की छोटी सी रचना जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, इसकी संरचना इस तरीके की होती है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे घर का पावर हाउस क्या होता है? किचन होता है। किचन के अंदर ही सारा खाने पीने का सामान रखा रहता है। तो ये भी एक घर है
है ना। ये भी एक घर है, इस घर के अंदर क्या है, किचन है, इस किचन का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाने पीने का सामान रखा है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। हमारे घर में स्टोर रूम में क्या रखा रहता है, आटा, मतलब जो किचन है, किचन में हम क्या स्टोर करके रखते हैं, सबसे ज्यादा आटा। आटे को तो थोड़ी खा लेते हम, आटे को हम थोड़ी खा लेते हैं कि कटोरी में डाला चम्मच से खा लिया, हम उसे तैयार करते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, फिर रोटी को हम खाते हैं, चपाती को हम खाते हैं। इसी प्रकार इस सेल के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया एक किचन है, इस किचन के पास ग्लाइकोजन है। ये क्या है, ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज का एक रूप है, जैसे आटा एक रूप है किसका, चपाती का। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, ग्लाइकोजन है। जब ये ग्लाइकोजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, ये ग्लाइकोजन और प्लस ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमें एटीपी मिलता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा को मापने का यंत्र है ना। हम ऊर्जा को भी नापते हैं कि कितनी एटीपी है, कितनी ऊर्जा रिलीज हुई है, ये एटीपी से नापा जाता है। तो इसी के रिजल्ट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो कौन सांस ले रहा है, हमारी हर सेल श्वास ले रही है, हर सेल श्वास ले रही है। अगर आपकी सेल श्वास नहीं ले रही है, यानी कि वो मर चुकी है। और जितनी ज्यादा सेल हमारी श्वास लेंगी, उतना हम हेल्दी बने रहेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, बहुत सारे लोग इन सेलों को सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए वॉक करते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन का मतलब जितना बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होगा, हमारी सेल उतना ज्यादा काम करेंगी। तो सेल का हमारी बॉडी का सर्कुलेशन कैसे बढ़ता है, दौड़ने से बढ़ता है, कूदने से बढ़ता है, भागने से बढ़ता है, चलने से बढ़ता है। अगर हम एक ही जगह पर बैठे रहें तो क्या सर्कुलेशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। वो सर्कुलेशन थोड़ा बहुत चलेगा, फिर वो जाम हो जाएगा। और इससे क्या है कि शरीर के बहुत सारे एरिया में सेल डेड होना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए आपने दो लोग देखें जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता और जो डेली एक्सरसाइज करता है, तो दोनों के चेहरे में से किसके चेहरे पे चमक होगी, जो डेली एक्सरसाइज करता है, यानी कि उसकी सेल ज्यादा जीवित है, उसकी सेल ज्यादा स्टिमुलेट है और ज्यादा एक्टिव है। तो जिसके शरीर की सेल ज्यादा स्टिमुलेट होंगी वो ज्यादा हेल्दी भी रहेगा। जो सुस्त सा बैठा रहता है, बीमार सा रहता है, हर 2 दिन बाद बुखार आ जाता है, वो उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा ही नजर आता है ना। तो उसका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसका शरीर के अंदर ऑक्सीजन डाउन है। ऑक्सीजन जिसके शरीर के अंदर ज्यादा अच्छा होगा वो हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, है ना। तो ये हमारी सेल का स्ट्रक्चर है। तो सेल प्लस सेल हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज प्लस टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन प्लस ऑर्गन हमारे सिस्टम बनते हैं। और ऐसे 11 सिस्टम हमारी बॉडी को चलाने का काम करते हैं। इसमें 2 तरीके से हम सेल को पढ़ेंगे। पहला तो सेल किन चीजों से मिलकर बना है, और दूसरा सेल का काम क्या है ना। सेल किन चीजों से मिलकर बना है और सेल का काम क्या है। सेल के अंदर कौन कौन रहता है, सेल के अंदर ये सारी चीजें रहती हैं, जिसमें ये आपका राइबोसोम हो गया, यानी कि ये राइबोसोम हो गया, है ना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी जान है, आत्मा है। हमारे शरीर के अंदर क्या है, हम कब तक जिंदा हैं, जब तक हमारी आत्मा अंदर है। कहते हैं ना, आत्मा बाहर हम ऊपर, है ना। यानी कि हमारी शरीर की आत्मा निकल जाएगी तो हम क्या हो गए, डेड हो गए। तो इस सेल की आत्मा क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इस सेल की आत्मा है। जब तक इसके अंदर न्यूक्लियस है तब तक ये सेल जिंदा मानी जाती है, और नहीं है तो फिर ये अपने टाइम पीरियड पूरा होने पर मर जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि शरीर के अंदर आत्मा परमानेंट है। आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर को बदलती रहेगी, जैसे इसके अंदर से निकलेगी शरीर खत्म, है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर से अगर न्यूक्लियस निकल गया तो ये सेल क्या है, डेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या हो गया, ये पूरी सेल है। इस सेल को हम अगर एक देश मान लें, ये पूरा देश है, हमारा भारतवर्ष है इतना बड़ा। इस देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है। इसकी कैपिटल क्या हो गई, न्यूक्लियस हो गया। तो हम भारत के हिस्से को क्या बोलेंगे,
कि दिल्ली से लेकर इस देश की बाउंड्री को ही तो हम भारतवर्ष बोलेंगे, कि दिल्ली से लेकर इस भारतवर्ष की जो बाउंड्री है वो पूरा पूरा क्या है, इंडिया है, भारत है ना, यही कहेंगे। तो ऐसे ही इस बाउंड्री से लेकर इस देश की इस सेल की बाउंड्री के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस की दीवार से लेकर सेल तक की दीवार में जितना भी एरिया आता है वो एरिया टोटल मिलाकर क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब इसी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी होगा, आपका ईपीआर भी होगा, सेक्रेटरी वेसिकल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, रफ ईपीआर होगा, गोल्जी एपरेटस होंगे। ये सब किसके अंदर आते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। इस देश को कौन चलाता है, इस देश की राजधानी दिल्ली चलाती है। तो इस सेल को भी कौन चलाएगा, ये न्यूक्लियस ही चलाता है। इस सेल को कौन चलाता है, कोई तो चलाता होगा ना, तभी तो काम हो रहा है, नहीं तो अपनी मर्जी से काम हो रहा होता तो फिर तो काम खराब हो जाता। तो इस सेल को कौन चलाता है, न्यूक्लियस चलाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, क्रोमोसोम होते हैं और जीन्स होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर आप कल्पना करिए, एक कल्पना में आप दिमाग में कल्पना करिए, इस सेल का साइज कितना है, इस डॉट से भी छोटा है। इस डॉट से भी छोटे सेल के अंदर ये सारे ये ऑर्गेनेल्स हैं। इन ऑर्गेनेल्स में भी एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है, आरएनए है और आपका जीन्स है, क्रोमोसोम है। इन पर पूरा का पूरा सेल का भविष्य डिपेंड होता है। अब इसमें चीजें आती हैं कि भाई ये जीन्स क्या है, ये डीएनए क्या है, ये क्रोमोसोम क्या है, ये आरएनए क्या है, इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर की कहानी पहले समझ लेते हैं। अंदर की कहानी क्या है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, और ये एक नहीं है, कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 23 जोड़ी क्रोमोसोम, 23 जोड़ी, है ना। 22 सेम होते हैं, एक हमारा जो है वो है हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, 23वां जो है। तो यानी ये 46 क्रोमोसोम किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और ये क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए से, है ना। और डीएनए क्या है, इस क्रोमोसोम के ऊपर, ये क्रोमोसोम इस तरीके का होता है, आपने ध्यान दिया होगा कभी, इस तरीके का होता है। ये डीएनए के क्रोमोसोम बनते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए डबल हेलिक्स इस तरीके का होता है, आपने ध्यान दिया होगा, है ना। तो डीएनए हमने कभी कभी देखा हो, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ही जीन्स चिपके होते हैं इस तरीके से। आपने कभी इनका स्ट्रक्चर देखो, ये तो क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये क्रोमोसोम को बनाता है, ये ऐसा दिखेगा, और इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स चिपके होते हैं। इस जीन्स की भाषा को डीएनए पढ़ता है। कौन पढ़ता है, डीएनए पढ़ता है। और इसका जो सेक्रेटरी है, इसको हम आरएनए बोलते हैं। आरएनए किसका सेक्रेटरी है, डीएनए का। डीएनए जैसे डीएनए कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। इस देश का प्रधानमंत्री कहाँ मिलता है, कैपिटल में मिलेगा, दिल्ली में। तो मैंने ये बताया दिल्ली है, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री हाउस होगा, मैंने ये प्रधानमंत्री का घर होगा। और इसी घर में के पास में इनका सबसे बड़ा जो असिस्टेंट कौन होता है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री, है ना। पूरे देश को चलाने का काम तो गृह मंत्रालय ही करता है ना, होम मिनिस्टर करता है। कौन है इस समय, होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी, है ना। अमित शाह जी, यही तो उनके दाहिने हाथ है ना। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद किसका नंबर, अमित शाह का नंबर, है ना। तो ऐसे ही डीएनए एक प्रधानमंत्री की तरह काम करता है और आरएनए होम मिनिस्टर की तरह काम करता है, और बाकी का सारा ऑर्डर कौन लेके जाता है, आरएनए लेके जाता है। यानी कि ये पूरा देश है, इस देश में अलग अलग पार्ट हैं। इन पार्ट्स में क्या काम होगा ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा डीएनए डिसाइड करेगा। डीएनए खुद नहीं जाता, वो किसको कहता है, आरएनए को कहता है कि मेरे मैसेज को लेकर हर पार्ट तक जाना है। तो यहां से डीएनए के अंदर से यानी कि यहां से न्यूक्लियस से कौन निकलता है, आरएनए निकलता है, और ये सबके पास जाएगा कि आपने ये काम करना है।
किसका ऑर्डर लेकर आया? डीएनए का ऑर्डर लेकर आता है। डीएनए का ऑर्डर कहां से लेता है? ये जीन्स के ऊपर कहानी लिखी होती है। हमारे जीन्स जो हैं, ये जीन्स हैं, इस जीन्स पर पूरी कहानी लिखी होती है कि हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी मोटाई कितनी होगी। ये सब कहानी कहाँ लिखी हुई है? हमारे जीन्स के ऊपर लिखी गई है। इस देश को कैसे चलाना है कहाँ लिखा गया है? हमारे संविधान में लिखा है कि इस देश को कैसे चलाना है। कहाँ लिखा जाता है? हमारे संविधान में लिखा है। संविधान के खिलाफ प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकता। जा सकता है? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि इस देश में काले लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। लिखा है कहीं? ऐसा तो नहीं है एक दिन प्रधानमंत्री जी उठेंगे, आज सारे काले लोगों को फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी, उनकी भी मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। वो वही ऑर्डर दे सकते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। ऐसे ही डीएनए भी किसके ऑर्डर को फॉलो करता है? जीन्स के ऑर्डर को फॉलो करता है। ये जीन्स कहाँ से आते हैं? ये जीन्स कहाँ से आते हैं? ये जीन्स आते हैं माता पिता से। आपने देखो ना, ये लड़का तो बिल्कुल पूरा फोटोकॉपी अपने बाप का, पिताजी का, फादर का, है ना। कहते हैं ये लड़की तो पूरी फोटोकॉपी अपनी माँ की है ना। तो ये फोटोकॉपी जो हम बोलते हैं, इसकी तो नाक ऐसी है, उसका चेहरा ऐसा है, यानी कि ये जेनेटिकल कैरेक्टर कहाँ से आ रहे हैं? माता पिता से आते हैं, है ना। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फीमेल के अंदर एग बनता है और वह फैलोपियन ट्यूब में जाकर स्पर्म का इंतजार करता है। उस फैलोपियन ट्यूब में मेल का स्पर्म जाकर उस एग के साथ कनेक्ट होता है और वो जायगोट बनाता है। जायगोट क्या है? जायगोट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चाइल्ड, यानी कि वहां से जिंदगी की शुरुआत होती है। यानी कि बच्चे की सबसे छोटी शुरुआत कहां से होती है? जायगोट। जायगोट क्या है? जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वो जायगोट बनाते हैं, है ना। तो आधे कैरेक्टर पिताजी के आते हैं स्पर्म के रूप में, आधे कैरेक्टर कहां से आते हैं? फीमेल के आते हैं एग के रूप में, और ये आधे आधे कैरेक्टर मिलकर एक कैरेक्टर बन जाते हैं, यानी कि 100% कैरेक्टर बन जाते हैं। अब उनमें से जो ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर होगा वो आगे जाकर बच्चे के अंदर दिखाई देगा। जैसे अगर मम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं, पिताजी गंजे हैं, तो जो बच्चे के बाल हो सकते हैं तो वो दोनों के जो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा उसके हिसाब से होंगे। जैसे नाक मम्मी की चोंच जैसी है, पिताजी की चपटी है, तो जो नाक का कैरेक्टर होगा तो उनमें से जो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा वो बच्चे का कैरेक्टर बनेगा, है ना। तो यानी अगर बच्चा माँ के ऊपर जा रहा है तो उनकी माँ के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, अगर पिताजी के ऊपर जा रहा है तो पिताजी के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये डिसाइड होता है कि दोनों में से कौन सा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये कैरेक्टर कहां से आते हैं? जीन्स से आते हैं। और जीन्स पर पूरी कहानी लिखी है। हमारी पूरी कहानी जीन्स पर लिखी होती है कि मेरी आंख कैसे होंगी, मेरी नाक कैसी होगी, मेरे बाल कैसे होंगे। इनका ही तो डेवलपमेंट हो रहा है। शरीर का डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है? कि हमारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है। ऐसा थोड़ी कि मैं छोटा था तो एक लीवर था, मैं बड़ा हो गया तो 3 लीवर हो गए। लिवर तो एक ही रहता है। जब मैं छोटा था तो मेरे 2 लंग्स थे, अब मैं बड़ा हो गया तो 4 लंग्स हो गए। वो लंग्स डेवलप करता है। जो जितने ऑर्गन्स आपके जन्म के समय आ गए वही ऑर्गन डेवलप करेंगे। नया ऑर्गन कुछ नहीं बनने वाला है। कोई नया बनता है? जिंदगी भर नया ऑर्गन कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो अपने कैरेक्टर लेकर पैदा होता है, केवल उनके डेवलपमेंट चलता है ना। तो उस कैरेक्टर की कहानी कहां लिखी हुई है? हमारे जीन्स के ऊपर लिखी है। इस जीन्स की भाषा को कौन पढ़ता है? हमारा डीएनए पढ़ता है। कि वो किताबें पढ़ता रहता है। जीन्स की भाषा को पढ़ना कौन जानता है? डीएनए पढ़ना जानता है। डीएनए उस भाषा को पढ़कर आरएनए को बोलता है कि भाई तुम जाओ और वहां फैक्ट्री में जो काम हो रहा है इस मुताबिक काम कराना है।
आरएनए वहां से निकलता है, कहां से? न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, और इस पूरे देश भर में जो भी काम होना है उसके मुताबिक होता है। इनके मुताबिक जो काम होता है, आसपास की सेल मिलकर भी वही काम करती हैं, और आसपास की सेल मिलकर उसी तरीके से टिश्यूज बना लेती हैं, और टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स का काम करते हैं, और ऑर्गन्स हमारे सिस्टम के लिए काम करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारी सेल से शुरुआत होती है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज गड़बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पैंक्रियास से इंसुलिन नहीं बन रहा है तो पैंक्रियास पूरा इंसुलिन नहीं बनाता। आपको ध्यान होगा कि पूरा पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता, केवल पैंक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन बनाती हैं। कौन सी सेल? बीटा सेल इंसुलिन बनाती हैं, क्योंकि पूरा तो एक ऑर्गन है, वो टिश्यूज से बना है, टिश्यूज में वो अलग अलग प्रकार की सेल से बना है, तो अलग प्रकार की सेल जो इंसुलिन बनाती हैं उन्हें हम बीटा सेल कहते हैं। तो पैंक्रियास का केवल एक ही काम थोड़ी है इंसुलिन बनाना, उसके बहुत सारे काम हैं। पैंक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन बनाती हैं। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा, इसका मतलब पूरा पैंक्रियास खराब नहीं हुआ, इसका मतलब बीटा सेल काम नहीं कर रही हैं, और बीटा सेल का काम है इंसुलिन को बनाना। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कि हमारी सेल किन चीज़ों से मिलकर बनी है, और इनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनल्स यहाँ दिखा रखे हैं। इसमें मोटा माटी मैं आपको बता देता हूँ जो मेन काम है, जिसमें न्यूक्लियस तो ऑर्डर आएगा यहाँ से। न्यूक्लियस तो हमारा बेस है, सेल का बेस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, जीन्स की भाषा को डीएनए पढ़ता है, उस डीएनए की भाषा को आरएनए तक भेजता है, और आरएनए उसके मुताबिक पूरे सेल के अंदर काम कराता है। तो ये आ गया हमारा न्यूक्लियस के बाद ये राइबोसोम जो है ये किचन है। ये क्या है? किचन है। किचन क्या करता है? बनाने का काम करता है ना। जो इस पूरे सेल को चाहिए उसके मुताबिक इसके अंदर खाना बनता रहता है। ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में ऑर्डर आया कि हमें आज पेन का निर्माण करना है, तो ये पेन बनाता रहेगा, है ना। इस फैक्ट्री के पास ऑर्डर आया आज हमें कप बनाना है, तो ये कप बनाएगी। अगर इसके पास ऑर्डर आया आज मोबाइल फोन बनाने हैं, तो मोबाइल फोन बनाएगा। तो ये क्या है? फैक्ट्री है। राइबोसोम एक नहीं है, पूरे इसमें फैले रहते हैं। ना ही सेल ऐसा दिखता है, ना ही सेल के ऑर्गेन्स ऐसे दिखते हैं। ये बहुत सारे और बहुत सारी मात्रा में फैले रहते हैं। ये तो केवल हमारा एक नजरिया है इसको समझने के लिए कि भाई इतने सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं, है ना। तो राइबोसोम क्या है? किचन है। अगर किचन में हम क्या करते हैं? अपने मुताबिक, और इसमें काम कौन करता है? किचन के अंदर, ये किचन है, किचन के अंदर राइबोसोम काम करता है। जैसे घर में मम्मी वगैरह, दादी वगैरह, वाइफ वगैरह खाना बनाती हैं। आज आपका पराठे खाने का मन है तो आपके किचन में क्या बन जाएंगे? आलू के पराठे बन जाएंगे। आज सबने कहा कि नहीं आज हल्का खाने का मन है तो उपमा बन जाएगा, चिड़वा बन जाएगा। आपका मन है कि नहीं आज तो पूरी खाने का मन है तो पूरी बन जाएगी। ऐसा थोड़ी है, जो आपका मन है वो आप किचन में बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो शरीर की डिमांड है, सेल जो चाहता है वो यहाँ पर बनता रहता है ना। तो ये बनाने का काम ये करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मैंने आपको बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया करती है, ये ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को अपने पास स्टोर करके रखती है और जरूरत के हिसाब से किचन में भेजती रहती है। किचन में उसका यूज होता रहता है। गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस क्या है? जो भी सामान आया है, जो भी बना, हमने यूज कर लिया, जो बचा। ऐसा थोड़ी है कि हमने चावल बनाए थे, सारे के सारे चावल खा लिए, कुछ बचते हैं तो हम क्या कर देते हैं? किसमें? किचन में, उसमें फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख देते हैं कि भाई हम रात को भी खा लेंगे, अगले दिन खा लेंगे, कोई आएगा तो उसे खिला देंगे, ऐसे करते ना। तो ऐसे ही ये क्या है? गोल्जी एपरेटस ये स्टोर रूम के रूप में काम करता है कि जो कुछ भी बना है और वो बच गया है तो ये गोल्जी एपरेटस अपने पास स्टोर करके रख लेता है। पर ऑक्सीजोम ये सुरक्षा प्रणाली में काम करता है कि ये इस सेल के ऊपर अगर कोई अटैक हो जाए, लाइसोसोम और पर ऑक्सीजोम। लाइसोसोम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन लाइसोसोम मान लीजिए छोटे छोटे लाइसोसोम हैं। लाइसोसोम और पर ऑक्सीजोम इनका काम है इस सेल की सुरक्षा करना कि इसके अंदर कोई अटैक हो जाए,
कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो इस सेल की सुरक्षा करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम करते हैं, है ना। तो जैसे जैसे वायरस आएगा उस तरीके से उसको खत्म कर देंगे। जैसे हमारे देश में दो मेन है सुरक्षा प्रणाली में काम करती है, एक पुलिस काम करती है, एक सेना काम करती है। कोई छोटा मोटा चोर उचक्का है तो उसे पुलिस ही हैंडल कर लेती है। ऐसा थोड़ी कि चोर उचक्के के लिए भी हम सेना बुला लें, नहीं बुलाते ना। सेना तो हम बड़े लेवल पर बुलाते हैं जब बड़ा कोई काम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे इसमें भी लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम ये सुरक्षा प्रणाली के रूप में काम करते हैं। ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये कैरियर का काम करते हैं, लाने ले जाने का काम करते हैं। ईपीआर क्या काम करते हैं? ये लाने और ले जाने का काम करते हैं। जैसे कोई खाना बना, भाई अब यहाँ पर पहले हम गांव में देखते थे ना, आदमी जाता था खेत पे काम करने, लेडीज घर में खाना बनाती थी, फिर एक उसका बेटा बेटी जो भी वो खेत पे जाकर खाना देता था, या वाइफ खुद लेके जाती थी। तो एक कैरियर के लिए भी तो हमें चाहिए। तो ये कैरियर का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। तो इस तरीके से गोल्गी एपेटाइटिस का मतलब समझ आ गया आपको मोटा मोटी। वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर लिक्विड के रूप में कोई चीज बनी है। लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में तुम गोल्गी एपेटाइटिस में स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन कोई चीज लिक्विड के रूप में है। जैसे पैंक्रियास के अंदर से हमारा अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये बने थे, आप लोगों को ध्यान होगा। तो इस तरीके के अब पैप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है? पैप्सिन में कन्वर्ट होता है। पैप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। वो किसको पचाती है? प्रोटीन को पचाती है। अगर पैंक्रियास डायरेक्ट पैप्सिन ही बनाता तो क्या करता? हमारा पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये पूरे प्रोटीन को पचा जाती और हमारे शरीर को ही खोखला कर देती। तो ये क्या करता है पैंक्रियास कि पैप्सिनोजन के रूप में, पैप्सिन ही है वो, लेकिन पैप्सिनोजन के रूप में बनाता है, उसे थैली के अंदर पैक करके रख देता है। जब जरूरत होती है तो उस थैली से उसको निकाल लेता है। तो ये थैली कौन सी है? वेसिकल्स के रूप में होती है ना। और ये लाइसोसोम आपको मैंने बताया कि ये सुरक्षा प्रणाली में काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया। राइबोसोम के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये किचन है, जो भी चीजें चाहिए वो किचन के अंदर बनती हैं। जो भी चीजें चाहिए वो किचन के अंदर बनती हैं। इसका अपना कोई दिमाग नहीं है। यहां से सुनना, राइबोसोम के पास कोई दिमाग नहीं है। जो ऑर्डर आएगा वो ये बनाएगा, जो भी ऑर्डर आएगा वो बनाएगा, ठीक है। अगर इसके पास कौन लेकर आता ऑर्डर, कौन लेकर आएगा? आरएनए लेकर आता है। आरएनए कहां से लेकर आएगा? डीएनए से लेकर आएगा। डीएनए से ऑर्डर लेकर आरएनए आएगा और राइबोसोम से कहेगा कि भाई हमारे बॉस ने ये कहा है कि इस तरीके से काम करना है। अगर डीएनए आपका गड़बड़ हो जाए, और डीएनए कहां से ऑर्डर उठाता है? आपके जीन्स से उठाता है। तो वैसे तो सिस्टम यही है कि जो जीन्स पे लिखा हुआ है वो डीएनए पढ़ता है, उस डीएनए पढ़कर किसको? राइबोसोम, आरएनए को बोलता है, और आरएनए उस ऑर्डर को लेकर राइबोसोम के पास जाता है और उसी के मुताबिक काम करता रहता है। ये नॉर्मल सिस्टम है। कैंसर में हमारा डीएनए गड़बड़ हो जाता है। कैंसर के समय पर हमारा डीएनए गड़बड़ हो जाता है, हमारे डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। और उस डीएनए की भाषा में, जैसे अभी तक तो डीएनए कह रहा था कि सेल की ग्रोथ करनी है, सेल की ग्रोथ करनी है 2+2 के रूप में करनी है, यानी कि हमारी ग्रोथ हो रही है, यानी कि 2+2 के होती है। हम एक ही दिन में तो विशालकाय नहीं हो जाते, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि हम लंबाई बढ़ गई। वो तो दूसरे देख के आके बताते हैं कि अच्छा आज लंबा लग रहा है 3-4 महीने के बाद में, ऐसे ही होता है ना। तो यानी कि हमारी जो लंबाई बढ़ती है वो 2+2 = 4+2 = 8, 8+2 = 10, 6+2 8, 8+2 10, ऐसे ही आता है। यही ना कैलकुलेशन, गड़बड़ नहीं होगी। 2+2 4, 4+2 6, 6+2 8, 8+2 10, है ना। ये ऐसे ही होता है। नहीं, हम प्लस के रूप में जा रहे हैं ना, प्लस के रूप में जा रहे हैं। 2+2 यानी कि ये बढ़ता है। ये कितना स्टेप हो गया? 1 2 3 4 और 5। यहां पर आकर इसकी हाइट पूरी ठीक होगी 5वें स्टेप में, है ना। तो डीएनए ने इसको कहा कि आपको हाइट बढ़ानी है 5 स्टेप में। तो इस तरीके से 10 तक पहुंचते पहुंचते इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अब इसके पास कितने 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप में धीरे धीरे हाइट बढ़ती है। लड़का 5वीं में जाता है, 10वीं में जाता है, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, हाइट बढ़ चुकी होती है, ऐसे है ना। अब यहां पर डीएनए गड़बड़ हो गया।
डीएनए गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पर कैंसरस सेल डेवलप हो गई, कैंसरस सेल डेवलप हो गई। अब डीएनए से ऑर्डर आया, उसमें आरएनए गया और आरएनए क्या करता है 2 + 2, 2 × 2 ये कितना हो गया 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 यानी कि 16, 16 × 2 32, है ना। यहां पर एक्चुअल में तो 10 ही पहुंचने चाहिए थे, यहां पर 10 सेल आनी चाहिए थी 5वें स्टेप में, और यहां पहुंची कितनी 32 सेल। तो यही केवल कैंसर है। कैंसर की सेल और नॉर्मल सेल में कोई फर्क नहीं है, वो सेल दोनों शरीर की ही हैं, एक जैसी ही हैं, लेकिन अनवांटेड हैं। हम ये तो चाहते ही नहीं थे ना, हमारा तो 10 तक का टारगेट था, या तो 32 पहुंच गया। तो कैंसर की क्या डेफिनेशन होती है? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, यानी कि अनवांटेड है, हम नहीं चाहते लेकिन वो ग्रोथ हो रही है, यही कैंसर है। यहां पर किसने गड़बड़ करी? डीएनए ने गड़बड़ करी, डीएनए ने गड़बड़ करी और ये कैंसर में बदल गया पूरा। और ये अब कैंसर क्या होता है? वो तेजी से फैलता है, तेजी से फैलता है, तो इसीलिए ये क्या है, पूरे शरीर को घेर लेता है। जो अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल सेल 10 ही पहुंचे थे, ये एबनॉर्मल सेल कितनी है कि सेल कितनी होगी? 32 हो गई। तो इस तरीके से कैंसर हमारा डेवलप होता है और हमारे पूरे शरीर में फैलता चला जाता है ना। तो ये डीएनए गड़बड़ हुआ, तो डीएनए गड़बड़ हुआ तो मैसेज भी डीएनए से ही लेके जाएगा। आरएनए अपना दिमाग नहीं चलाएगा, आरएनए केवल यस बॉस करता है। प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो कह दिया, है ना। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि यहां पर ग्रोथ कैसी करनी है? मल्टीप्लाई करनी है, प्लस वाली नहीं करनी हमें ग्रोथ। तो वो वही ऑर्डर लेके जाता है राइबोसोम उसी प्रकार से। और सेल, कैंसर की सेल हमारे शरीर के अंदर ही बनती हैं, हमारे शरीर के द्वारा ही बनती हैं और हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। तो इस तरीके से इस कैंसर की सेल डेवलप होती हैं और ये हमारे लिए कैंसरस बन जाती हैं, जो हमारे लिए ही जानलेवा होती हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन काम करता है? ये बेचारा क्या कौन काम करता है? राइबोसोम काम करता है। राइबोसोम के पास दिमाग नहीं है, आरएनए के पास दिमाग नहीं है, जो ऑर्डर आया है उसे फॉलो करना है। उनको ये नहीं देखना कि ये मेरे हमारे हित के लिए है या हमारे नुकसान के लिए है ना। जैसे कोरोना के समय पर कोरोना का वायरस तो 2-4 ही एंटर करके गए थे हमारे शरीर के अंदर, फिर हमारे शरीर ने तो उनको डेवलप करा। और जब एक बार खांसी हुई, फिर 2 बार खांसी हुई, फिर डेली खांसी होने लगी, यानी कि कोरोना धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर डेवलप होने लग गया और उसने पूरे लंग्स को जकड़ लिया। अब हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया, है ना। तो ये जो कोरोना का वायरस डेवलप हुआ, वो कैसे डेवलप हुआ? ये क्या करता है, डीएनए से मैसेज लेके आरएनए जो जा रहा था इसके ऊपर ही कोरोना चिपक जाता है। आपको पता है कि कोरोना का जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए स्ट्रक्चर नहीं है, वो आरएनए का स्ट्रक्चर है। यानी कि जो कोरोना का स्ट्रक्चर है वो डीएनए वाला नहीं है। डीएनए कैसा होता है? इस तरीके से। आरएनए कैसे होता है? इस तरीके से। अगर ये डीएनए स्ट्रक्चर होता तो हमारे पास इसका इलाज होता। हम क्या करते? दोनों टांगों को खींच देते, तोड़ देते कोरोना को। अब ये एक ही टांग के लेके घूम रहा है, इसको कैसे खींचे हम? इसको खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी इसकी, ये टूट तो सकती नहीं है। तो कोरोना का इसलिए कोई इलाज नहीं है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए का स्ट्रक्चर है। और आरएनए किसके ऊपर चिपक जाता है? इस आरएनए के ऊपर। हमारे ओरिजिनल आरएनए को रिप्लेस कर देता है कोरोना का आरएनए, और ये कहां जाता है फिर? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास किसका आरएनए पहुंचता है? कोरोना का आरएनए। हमारा आरएनए तो वो खत्म, और वो उससे कहता है कि मेरे जैसे डेवलप करता चला जा। राइबोसोम उसी के जैसा डेवलप करता चला जाता है, यानी कि हमारे लंग्स का सिस्टम उस कोरोना को ही अंदर डेवलप करना शुरू कर देता है। और वो कोरोना एक अंदर आया था और ऐसे हजारों करोड़ों कोरोना हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाते हैं और वो सेल को, पूरे लंग्स को घेर लेते हैं, और इस वजह से हमारा सारा का सारा तामझाम खत्म हो जाता है ना। तो ये किसकी कहानी सुना रहा हूं? ये डीएनए और आरएनए की कहानी सुना रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन रिदम तो ये है कि नॉर्मल तरीके से अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो यानी कि ये सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि जीन्स में जो लिखा है वो डीएनए पढ़ रहा है, वो डीएनए वही ऑर्डर को आरएनए को दे रहा है, आरएनए उसी ऑर्डर को राइबोसोम तक पहुंचा रहा है, और हमारे शरीर का विकास नॉर्मल गति से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। तो ये हमारे राइबोसोम का काम, कि राइबोसोम किचन है, जो ऑर्डर आएगा उसी को ये बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मैंने आपको बताया
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईपीआर, रफ ईपीआर और स्मूथ ईपीआर। ईपीआर क्या है? कैरियर का काम करते हैं। कोई चीज बच गई है, बन गई है, कहीं दूसरी जगह तक पहुंचानी है, उसको ले जाने का काम ईपीआर करते हैं, है ना। ये दो तरीके के होते हैं, स्मूथ ईपीआर और रफ ईपीआर। स्मूथ ईपीआर और रफ ईपीआर क्या होते हैं? स्मूथ का मतलब होता है चिकना, है ना। स्मूथ रोड है, हम कहते हैं बड़ा स्मूथ रोड है, यानी कि चिकना है। और कहते हैं रफ है, यार बड़ा उबड़ खाबड़ सा है। तो जो स्मूथ होगा वो कैसे होगा? ये दिख रहा है ना, उसमें स्मूथ ऐसे हो गया, दिख रहा है, ये स्मूथ हो गया। ये क्या हो गया? उबड़ खाबड़ सा हो गया, है ना। ये क्या है? कैरियर का है। तो बहुत सारे ईपीआर के पास खुद राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या है? किचन है। मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि राइबोसोम एक ही है, पूरे सेल में राइबोसोम बिछे हुए हैं, है ना। वो काम क्या है उनका? केवल बनाने का काम है, बनाने का काम, ठीक है। जो राइबोसोम ईपीआर के साथ चिपके हुए हैं, जो राइबोसोम ईपीआर के साथ चिपके हुए हैं, इसको बोलते हैं रफ ईपीआर, मतलब खुदरे खुदरे से हो गए, है ना। और जो ईपीआर अकेले हैं, बिल्कुल कोई सपाट है, उनके साथ कोई नहीं है, उनको बोलते हैं स्मूथ ईपीआर। इसको बोलते हैं स्मूथ ईपीआर। ये लिखा ना, देखिए इन्होंने रफ ईपीआर, ये लिखा रफ ईपीआर, और ऐसे ही स्मूथ ईपीआर होते हैं। और ये क्या हो गए? रफ ईपीआर। जिन ईपीआर के साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं उनको रफ ईपीआर कहते हैं, जिनके साथ राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं वो स्मूथ होते हैं। यानी कि अब बहुत सारे आपने ट्रक ऐसे देखे होंगे, बड़े लंबे लंबे ट्रक होते हैं जो दिल्ली से चलते हैं कन्याकुमारी तक जाते हैं, कन्याकुमारी से चलते हैं वो दिल्ली आते हैं। वो क्या करते हैं? अपने साथ रसोई लेके चलते हैं, देखा कभी, है ना। बहुत सारे लोग जब टूरिस्ट जाते हैं, 20-20 दिन के घूमने जाते हैं बसों में, तो सिलेंडर भी लेके जाते हैं, गैस भी लेके जाते हैं, सब्जी भी लेके जाते हैं, यानी कि अपनी किचन अपने साथ लेके जाते हैं, है ना। और वो सामान को भी लेके जा रहे हैं या सवारी को लेके जा रहे हैं, ऐसे होता है। तो जो ईपीआर अपनी रसोई अपने साथ लेके चल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? रफ ईपीआर कहते हैं। जो केवल, अब किसी को दिल्ली से आगरा जाना है तो उसमें थोड़ी वो सिलेंडर भी लेके जाएगा, सब्जी भी लेके जाएगा, 2 घंटे में आगरा पहुंच जाएगा वो, तो उसमें क्या जरूरत है किचन की? वहीं जाके खा लेगा, ऐसे ही होगा ना। तो जो ईपीआर किचन लेके नहीं घूमते हैं उनको स्मूथ ईपीआर कहते हैं। सिंपल समझ आ गया। तो ये इनका इस तरीके से हमारे ईपीआर 2 तरीके के होते हैं, स्मूथ और रफ ईपीआर। माइटोकॉन्ड्रिया का समझ आ गया। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल जो है, ये सेल डबल लेयर की बनती है। डबल लेयर की इसलिए बनती है क्योंकि इसके बराबर में भी क्या है? सेल है। यहां पर भी सेल है, यहां पर भी सेल है। ऐसा ना हो कि ये आरएनए उसमें चला जाए, उसका आरएनए इसमें आ जाए, या इसका लिक्विड उसमें चला जाए, इसका लिक्विड इसमें आ जाए। तो ये लेयर बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी होती है, इसको हर चीजें पार नहीं कर सकती हैं। इसमें इसके चारों तरफ भी फ्लूइड है। इस फ्लूइड को, जो सेल के बाहर का फ्लूइड है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? ECF। इसको क्या बोलते हैं? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर का फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। अब सेल के अंदर फ्लूइड को क्या बोलते हैं? ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर का फ्लूइड। अब हम कहते हैं कि मेरे लीवर में पानी भर गया है। लीवर में पानी कैसे भर गया भाई? आपने पानी पिया, लीवर के पास थोड़ी चला जाएगा, उसका तो कनेक्शन है ही नहीं पानी के साथ। तो लीवर में पानी भरने का मतलब है कि लीवर की सेल जो है, लीवर ऑर्गन है, टिश्यू से बना होगा, सेल उसके पास होंगी, करोड़ों की मात्रा में होंगी। जब 10,000 करोड़ सेल हमारे शरीर को बनाती तो 2-4 करोड़ तो उसके पास भी होंगी। तो ये सेल जब टूटती हैं तो इसका जो फ्लूइड है वही पानी का आम भाषा में हम बोल देते हैं। अब ये सेल टूटी, रैप्चर हो गई, फट गई, तो इसका फ्लूइड इकट्ठा हुआ, इसके बराबर की सेल टूटी, फटी, तो वो पानी इकट्ठा हुआ। तो ऐसे बहुत सारी सेल टूटती हैं और वो एक फ्लूइड का रूप ले लेती हैं। इसी को हम आम भाषा में बोलते हैं कि लीवर में पानी भर गया है, या पेट में पानी भर गया है, लंग्स में पानी भर गया है। अरे मैंने पानी तो मुंह से पिया था, लंग्स में कैसे पहुंच गया? तो लंग्स का पानी का मतलब लंग्स की सेल डैमेज हो रही है, तेजी से पानी बढ़ रहा है, यानी कि तेजी से सेल टूट रही हैं, उसका पानी निकाल रहे हैं लेकिन फिर भी बन रहा है। इसका मतलब उसकी बीमारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है
है ना। तो उसका पानी, और पानी बढ़ता तो फूलेगा, तो लीवर लार्ज हो जाता, पेट फूलने लग जाता, पेट के अंदर पाइप डालते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, फिर 2-3 दिन बाद फिर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि उसकी बीमारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये जो फ्लूइड है, यही पानी का रूप, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मिलकर फ्लूइड बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि पानी भर गया है। तो ये सेल क्या है? ये सेल क्या है? कुछ चीजों को अंदर जाने देती है जो जरूरत है। जैसे ग्लूकोज है भाई, इसके चारों तरफ ब्लड ही तो होगा, ब्लड होगा, तो इसके अंदर ग्लूकोज जाएगा। कुछ चीजें जो जरूरत की चीजें उनको अंदर जाएंगी, कुछ जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। तो ये अपने अनुसार जिन चीजों की जरूरत है उनको अंदर ले लेती हैं, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको बाहर फेंक देती हैं। अपनी मर्जी से ऐसा कोई भी इसके अंदर घुस नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या लगा रखा है? ताला लगा रखा है। मैंने आपको बताया था एक बार कि इंसुलिन सेल के अंदर जाना चाहता है ना, और उसको कौन देखता है? रिसेप्टर्स होते हैं, वह रिसेप्टर्स इंसुलिन को अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज कहां से पहुंचा है इसके पास? वो इंसुलिन लेकर ही आया होगा। इंसुलिन अंदर जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख देता है ग्लूकोज को, है ना। और जब ये सेल, ये जो लेयर है, ये लेयर इसको घुसने ही ना दे, तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेके कहां घूमता रहता है? ब्लड के अंदर ही घूमता रहता है, और उस समय पर इंसुलिन भी बढ़ जाता है, ग्लूकोज भी बढ़ जाता है। क्यों? इंसुलिन भी बन रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेल अपने अंदर उसे आने ही नहीं दे रही है। तो उस कंडीशन में हमारे को डायबिटीज तो भी होती है, क्योंकि इंसुलिन के बनने के बावजूद होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिसेप्टर्स अपना दरवाजा नहीं खोलते हैं, है ना। तो सेल अपनी मर्जी से ही चीजों को अंदर जाने देगी, अपनी मर्जी से अंदर बाहर आने देती है। तो ऐसे ही इस न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, इसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ से डीएनए निकल सकता है, ऐसा नहीं कि वो ये सोचे कि राइबोसोम कि तुम तो मुझे गलत ऑर्डर दे रहे हो, मैं खुद ही जाके पूछ लेता हूँ कि डीएनए से क्या बनाना है आज। राइबोसोम डीएनए के पास नहीं जा सकता, डीएनए तो अंदर है ना न्यूक्लियस के, तो राइबोसोम पता चले कि डीएनए के पास पहुंच जाए कि नहीं आज क्या बनाऊं बताओ बॉस। वो कहता नहीं, तुम्हें मेरे पास नहीं आना। कौन आएगा आपके पास? मेरा आरएनए आएगा, और वो इस दीवार को पार करके आएगा। तो ये भी एक मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कहलाती है। ये भी अपने हिसाब से ही अंदर और बाहर का, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस सबसे सेफेस्ट जगह होती है, सबसे सुरक्षा होती है। दिल्ली सबसे ज़्यादा हायर अलर्ट पर रहती है, इसकी सुरक्षा के लिए अलग से एजेंसी लगी होती है ना। ऐसा नहीं कि हर राज्य की तरह दिल्ली की सुरक्षा होती है, हर राज्य से अलग हटकर इसकी सुरक्षा होती है ना। तो ये हमारा दिल्ली क्या है? न्यूक्लियस है, और ये पूरा एक देश है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे बुकिश लैंग्वेज में अब देखते हैं।